अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। 1998 में जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट करके दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बनने का ऐलान किया तो अमेरिका ने फौरन ग्लेन अमेंडमेंट प्रोग्राम के तहत सख्त पाबंदियां लगा दी। इनमें एक अहम शर्त ये थी कि किसी भी किस्म की साइंटिफिक या डिफेंस ताउन पाकिस्तान के साथ नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के दिफाई इदारों जैसे नेस्कॉम को सीधा सीधा निशाना बनाया गया और टेक्नोलॉजी बैन कर दी गई, फंडिंग रोक दी गई, उन पर इंटरनेशनल मॉनिटरिंग भी टाइट कर दी गई। ये सब इसलिए था ताकि पाकिस्तान बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप ना कर सके। दोस्तों, मगर जहाँ इरादे मजबूत हों वहाँ पाबंदियाँ रास्ता रोक नहीं सकती, सिर्फ नए रास्ते ढूंढने का जरिया बन जाती है। बाबर क्रूज मिसाइल भी उसी जिद, उसी अज़म का नतीजा था। दोस्तों, जब पाकिस्तान ने 2005 में बाबर की कामयाब टेस्टिंग की, उसने सिर्फ साउथ एशिया नहीं, पूरे अमेरिका और मगरब को हिला कर रख दिया। क्योंकि बाबर में इस्तेमाल होने वाली तमाम टेक्नोलॉजी, चाहे वो नेविगेशन सिस्टम हो या टर्बोफैन इंजन, पाकिस्तान की अपनी थी। ये पहला क्रूज मिसाइल था पाकिस्तान ने किसी भी फॉरेन हेल्प के बगैर अपने बलबूते पर तैयार किया। और ये सिर्फ मिसाइल नहीं था, ये एक पैगाम था, पाकिस्तान किसी भी टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं है। मगर सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान जो पहले ही एक न्यूक्लियर ताकत बन चुका था और अमेरिका की सख्त पाबंदियों का सामना कर रहा था, उसने क्रूज मिसाइल और वो भी बाबर जैसा एडवांस क्रूज मिसाइल को बनाने का फैसला क्यों किया। आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, 90s के आखिर में जब इंडिया ने मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम्स कोल्ड स्टार्ट पॉइंट पर काम शुरू किया, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में एक बात समझ आई कि बैलिस्टिक मिसाइल्स अकेले काफ़ी नहीं। इंडिया अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स जैसे पैड और S-400 से अपने शहरों को महफूज बना रहा था, लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। अगर भारत ने पहले हमला कर दिया तो जवाब देने का रास्ता बंद हो सकता था। इसी स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंस को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान को ऐसे मिसाइल की ज़रूरत थी जो लो एल्टीट्यूड पर उड़कर रडार से बच सके और टारगेट को खामोशी से हिट कर सके, और ये काम सिर्फ एक क्रूज मिसाइल ही कर सकता था। उस वक्त पाकिस्तान के डिफेंस प्लानर्स ने डिसाइड किया उन्हें एक ऐसे मिसाइल की ज़रूरत है जो रडार से बच कर जाए और दुश्मन के हाई वैल्यू टारगेट्स को खामोशी से निशाना बनाए। दोस्तों, यहीं से बाबर क्रूज मिसाइल का हुक्का तैयार हुआ। दोस्तों, क्रूज मिसाइल एक ऐसा हथियार होता है जो ज़मीन के करीब बहुत कम बुलंदी पर उड़ता है। ये किसी एयरप्लेन की तरह अपने इंजन, विंग्स और नेविगेशन सिस्टम के जरिए गाइड होता है। इसका असली कमाल ये है कि दुश्मन के रडार से बचकर मुश्किल रास्तों से गुजरता हुआ अपने टारगेट को बहुत ही बारीकी से निशाना बनाता है। ये मिसाइल न्यूक्लियर या रवायती कन्वेंशनल वार हेड लेके जा सकता है, तो दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि कब और कहाँ से हमला हुआ। बाबर पाकिस्तान का पहला क्रूज मिसाइल है जो मुकम्मल तौर पर लोकल तैयार किया गया है। ये मिसाइल 700 किलोमीटर से भी ज़्यादा के फासले पर मौजूद टारगेट को निशाना बना सकता है और न्यूक्लियर या रवायती दोनों किस्म के वारंट ले जाने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, बाबर ज़मीन के साथ साथ उड़ता है और अपनी रडार से बचने वाली टेक्नोलॉजी परवास की वजह से दुश्मन के दिफाई निज़ाम को धोखा देने में भी कामयाब होता है। ये मिसाइल का एक कोर एडवांस टर्बोफैन इंजन पर मबनी है जो उसे लो एल्टीट्यूड पर कॉन्टिन्यूसली उड़ने की सलाहियत देता है। और उसके गाइडेंस सिस्टम में 3 लेयर्स होती हैं: INS यानी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, GPS और टेरकॉम यानी टेरेन काउंटर मैचिंग। इसका मतलब ये है कि ये मिसाइल ज़मीन के नक्शे को पहले याद करता है और फिर उसी बात पर रडार से बचकर पहुंचता है और बहुत ही हाई प्रिसीजन के साथ हमला करता है। दोस्तों, लेकिन बाबर सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का नाम नहीं है, ये पाकिस्तान की न्यूक्लियर डेवलपमेंट का एक अहम पिलर है। वो भला कैसे है? दोस्तों, बाबर मिसाइल का पहला टेस्ट 2005 में एक हाईली सिक्योर और रिस्ट्रिक्टेड मिलिट्री रेंज में किया गया, जहाँ तक कमर्शियल सैटेलाइट्स और फॉरेन सर्विलेंस ड्रोन्स की पहुंच बहुत ही मुश्किल थी। इन टेस्ट साइट्स को स्पेशली इस तरह डिज़ाइन किया गया कि जहां टेरेन कवर, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और लिमिटेड ट्रूप मूवमेंट का इस्तेमाल करके हर किस्म की स्पाई इमेजरी से बचा जा सके। कहा जाता है कि इस टेस्ट की टाइमिंग इस तरह प्लान की गई कि फौरन सैटेलाइट्स के ऑर्बिट्स मैच ना कर सके और मिसाइल लॉन्च के बाद कम से कम विजुअल सिग्नेचर छोड़ा जाए। 11 अगस्त 2005 को पाकिस्तान ने पहली दफ़ा
बाबर क्रूज मिसाइल का कामयाब टेस्ट किया, तो वो भी पूरी सिक्रेसी के साथ। दोस्तों ये टेस्ट पाकिस्तान के लिए एक इंजीनियरिंग ब्रेक था, मगर वेस्ट के लिए एक सरप्राइज था। कोई नहीं समझता था कि पाकिस्तान इतनी एडवांस क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुका है। यूएस इंटेलिजेंस ने फौरन इस पर कंसर्न एक्सप्रेस किया। कुछ एनालिस्ट ने तो यहाँ तक कहा कि ये पाकिस्तान टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने खरीदी है। पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्लियर था कि ये मिसाइल पूरी तरह इंडिजीनस यानी पाकिस्तान का अपना बनाया। जब दुनिया ने साइंटिफिक टेक्नोलॉजी पर ताला लगाया तो पाकिस्तान के इंजीनियर्स ने उस ताले की चाबी खुद बनाई। मिसाइल बनाने का काम सिर्फ इंजन या रॉकेट फ्यूल तक महदूद नहीं होता, इसमें गाइडेंस सिस्टम्स, प्रोपल्जन, सॉफ्टवेयर और स्टेल्थ फिजिक्स तक सब कुछ अपना तैयार करना होता है। अगर कभी दुश्मन पहला न्यूक्लियर हमला करे तो बाबर जैसे क्रूज मिसाइल सबमरीन या मोबाइल लॉन्चर से छुप कर लॉन्च हो सकते हैं। वो पाकिस्तान को सेकंड स्ट्राइक की भी कैपेबिलिटी देते हैं, यानी अगर एक हमला हो भी जाए तो जवाब ज़रूर मिलेगा, और वो भी ऐसे मिसाइल से जो डर से बच के अपना काम बड़ी प्रेसिजन के साथ करता है। तो सब बाबर मिसाइल पाकिस्तान के उन साइंटिस्ट का शाकार है जो नेस्कॉम, एनडीसी और स्पार्को जैसे इदारों में छुप कर खामोशी से काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में मिलिट्री, आरएडी यूनिट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन और मल्टीपल कोवर्ट लैब्स ने मिलकर एक ऐसा मिसाइल तैयार किया जो टायर से गायब रहकर अपने निशानों को हिट करता है। इस मिसाइल का नाम बाबर रखा गया, वही बाबर जो मुगल सल्तनत का बानी था। एक ऐसा लीडर जो छोटी सी फौज के साथ दुश्मन के दिल में घुस गया था। ये नाम, उसकी स्ट्रेटेजी, उसकी हिम्मत की निशानी है। छुप कर आना, निशाना लगाना और दुश्मन को हैरान कर देना। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल देसी डिफेंस सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।